महादेव। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र वन। 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र वन। 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र वन। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र वन और मानचित्र दो पर नजर डालिए। मानचित्र वन में अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनवाया है। मानचित्र वन अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनाया है। मानचित्र वन अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र वन अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र वन अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके में के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत की जगह उस जगह है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। मानचित्र दो पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। मानचित्र दो पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य लगता है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। मानचित्र दो 18वीं सदी के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस लुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस लुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस लुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस लुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस लुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप गिउलाम द लिस्ले। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखिए। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे में जो बारीक अंतर है आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? लेकिन आप भीतरी इलाकों पर नजर डालें। क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को ध्यान से देखिए। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच के ब्यौरे में और बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? लेकिन आप अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखिए। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और
बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल से उसको क्या कारण है। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात क्या है कि दूसरे युग तक मानसिक अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात क्या है कि दूसरे युग तक मानसिक अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात क्या है कि दूसरे युग तक मानसिक अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द के लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द के लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ भी उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ भी उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ भी उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो भारतीय ना हो।
मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गाँव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 7 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चलती आ रही है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासक के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी के बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन
के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि की नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि की नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। उस समय छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि की नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने किसी भी मित्र के गिरे कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पर पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, या पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, या पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। चित्र 1, पिछला पेज। चित्र 1, चित्र 1, चित्र 1, चित्र 1। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुने 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक इस पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुने 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र की आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुने 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। चित्र 2, चित्र 2, चित्र 2, चित्र 2, चित्र 2। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तिक लिपि बाईं ओर जो वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त कठिन है। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है।
शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तिक लिपि बाईं और वर्ण में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नास्तिक लिपि में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। शिकस्त लिपि दाईं ओर में अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। शिकस्त लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 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 सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों का आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों का आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। परिणाम स्वरूप यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। चित्र 3 रहट। 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 इस युग के लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। इस लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। इस उपमहाद्वीप में इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते हैं जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक वर्ग भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने
के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम तथा कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मनुष्यों के कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मनुष्यों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस युग का राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मनुष्यों के कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। इस पूरे युग के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। कृषकों के ये नमूह समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों और मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज का अंग बन गए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। वे बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का भी कुछ काम कर लेते थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। कुछ लोग के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचे या नीचे का दर्जा दिया जाने लगा। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने सदस्यों का व्यवहार करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाते थे, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके अलावा कई गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गाँव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं? क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल।
जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जिसमें पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति में उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान गजनी गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति शोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति शोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार को उल्लेख क्यों करते रहते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। साथ ही वे यह भी समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मानचित्र 3 मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। मानचित्र में मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। मानचित्र 3 मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। पहला सिविस्तान दूसरा उच्च तीसरा मुल्तान चौथा कलानौर पश्चिमा लाहौर। छठा समाना सातवां सरस्वती
सातवां सरस्वती, 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 आठवां कुहराम, 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 नौवां हांसी, 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 दसवां दिल्ली, 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 छठा समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठवां समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठवां समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठा समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठा समाना, सातवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठा समाना, सातवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठा समाना, सातवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठा समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठवां समाना, सतवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, छठवां समाना सातवां सरस्वती, आठवां कुहराम, नौवां हांसी, दसवां दिल्ली, 11 बदायूं, 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 11वां बदायूं, 11 बदायूं, 11 बदायूं, 11वां बदायूं, 12वां कन्नौज, 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 13वां कड़ा, 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 14वां अवध, 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 11 बदायूं, 12 कन्नौज, 13 कड़ा, 14वां अवध, 11 बदायूं, 12वां कन्नौज, 13वां कड़ा, 14वां अवध, 11वां 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 बदायूं, 12वां कन्नौज, 13वां कड़ा, 14वां अवध, 15 बिहार, 15वां 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 बिहार, 16वां लखनौती, 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 17वां जाजनगर, 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 15वां बिहार, 16वां लखनौती, 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 17वां जाजनगर, 18वां मालवा, 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 19वां गुजरात, 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 20वां देवगिरी, 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 18वां मालवा, 18वां मालवा, 19वां गुजरात, 20वां देवगिरी, 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 21वां तेलंगाना, 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 22वां तेलंग, 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 23वां द्वार समुद्र, 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 24वां मामाबार, 24वां मामाबर, 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 31वां
तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंग 22वां तेलंगाना 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर 21वां तेलंगाना 22वां तेलंग 23वां द्वार समूह 24वां मवाबर। भाषा तथा क्षेत्र 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 इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी और महावरी तमिलनाडु, गौड़ी बंगाल, अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महावरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महावरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महावरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जिसे किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं या एक प्राचीन भाषा जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की सूची बनाई है और एक सूची में भाषाओं के नाम बताइए जो उनके द्वारा लिखित क्षेत्र में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम तीन उनके चारों ओर फिर लीजिए। सन 700 ईस्वी के आसपास सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों में काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिति में सफल नहीं पाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिति में सफल नहीं पाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिति में सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 में तालिका करने के लिए खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले, खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले, खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, खचरू क्षेत्रीय फिर से उभरने लगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, खचरू क्षेत्रीय फिर से उभरने लगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, खचरू क्षेत्रीय फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और इन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी।
इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न कुछ समान है। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, कुछ संस्कृति की विकास के संदर्भ में मिलती है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बनती थी। सन 700 से लेकर 1750 बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बनती थी। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बनती थी। हालांकि उनके चरित्र के अपनी विशेषताएं बन रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बन रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बन रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार जिन 1000 वर्षों के पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हमें जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे परमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिसका पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिसका पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिससे पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको जानकारी अध्याय 8 में मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहे हो। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना
धर्मग्रंथ मानते हैं केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आकर रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों का उलेमा को संरक्षण देते थे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों न्यायशास्त्रियों का उलेमा को संरक्षण देते थे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों न्यायशास्त्रियों का उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इसलिए न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर है। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। 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 इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों की गिनती के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व और कितना परिवर्तन आया। उनका यह नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व और कितना परिवर्तन रहा। उनका यह नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों जिनको कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाता है तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। इस काल विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँव के निवासियों, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य।
इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसमें आपको कृषक साम्राज्यों का विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत और प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसने इस सारे काल को इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवाद था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवाद था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवाद था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तक यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने का कोशिश करें। जहाँ भी संभव यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदलाव है या वैसा ही रहा है।